गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आरकेसी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीसी वाइंडिंग के बारे में, और इस डीसी वाइंडिंग में हम देखेंगे कि डीसी वाइंडिंग जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, और डीसी वाइंडिंग कितने तरह का होता है, और वो उसका डीसी वाइंडिंग करने का जो वो मेथड है वो क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डीसी वाइंडिंग के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डीसी वाइंडिंग में हम देखेंगे डीसी वाइंडिंग में आखिर क्या ऐसी बात है जो हम डीसी वाइंडिंग में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो डीसी वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा, डीसी वाइंडिंग दो तरह से हम लोग करते हैं। डीसी वाइंडिंग दो तरह से करते हैं। एक आपका डीसी लैप वाइंडिंग होगा, एक डीसी आपका लैप होगा, आपका डीसी एक लैप वाइंडिंग होगा, डीसी लैप वाइंडिंग, और एक डीसी वेव वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग होती है, डीसी लैप वाइंडिंग और डीसी वेव वाइंडिंग। इस दोनों वाइंडिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डीसी लैप वाइंडिंग और डीसी वेव वाइंडिंग, और आपको देखने को अभी मिलेगा। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो वाइंडिंग होते हैं, जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं डीसी में दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक आपका क्या होगा, एक आपका फील्ड का होगा, फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग भी दो तरह के होते हैं। फील्ड वाइंडिंग आपको एक होगा क्या, एक होगा सीरीज वाइंडिंग, और एक होगा शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग में ये थिक वायर से होता है, और इसकी टर्न जो होती है लेस टर्न की होती है, यानी कम टर्न की। दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीरीज वाइंडिंग को हम मोटे तार से करते हैं और बहुत ही कम टर्न डालते हैं। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे थिन वायर से होगा, थिन कॉइल होगा, और थिन वायर की होगी, और यहाँ पे इसकी मोर टर्न होगी। ठीक है। थिक वायर डालने का कारण ये भी है कि इसका जो इंडक्टेंस हो वो एक हाई इंडक्टेंस हो। ठीक है, हाई इंडक्टेंस होने के कारण इसमें थिक वायर डाली जाती है, और इसमें थिन वायर डालने के कारण इसका लो इंडक्टेंस हो। इसका ये रीज़न है। और फिर इसमें आप देखिए आर्मेचर के बारे में आप देखिए। आर्मेचर में क्या होती है, आर्मेचर में दो तरह की वाइंडिंग होती है। अभी आर्मेचर की वाइंडिंग ही करने जा रहे हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए इसको किया जाता है, लो वोल्टेज और हाई करंट। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए किया जाता है। अगर आपको ज़रूरत है हाई वोल्टेज और लो करंट की तो आप वेव वाइंडिंग करें, और अगर आपको ज़रूरत है हाई करंट और लो वोल्टेज की तो आप लैप वाइंडिंग करें। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ
कुछ टर्म्स हैं जिसको कि मैं देखना चाहूँगा। कुछ टर्म्स हैं, जैसे टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ आपको लैप वाइंडिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। आज लैप वाइंडिंग के बारे में ही होगा। तो लैप वाइंडिंग के पहले हम कुछ करते हैं, जैसे कि बैक पिच। बैक पिच क्या होता है? बैक पिच का डेफिनेशन क्या होगा? बैक पिच के बारे में तो बैक पिच का जो डेफिनेशन है उसको आप देखिए। यहाँ पे डेफिनेशन से पहले आप क्या होती है, आर्मेचर में देखे होंगे इस तरह की स्लॉट्स होती है बनी हुई, और उसके नीचे क्या होता है, ये कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर किसी भी एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है। और इसके जो सेगमेंट के बीच में माइका नाइट, इसके जो सेगमेंट के बीच में ये जो देख रहे हैं ये सब सेगमेंट हो गया। इसके सेगमेंट के बीच में ये जो माइका नाइट का क्लास बी का इंसुलेटर इसमें होता है, क्लास बी का इंसुलेटर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इस तरह से वाइंडिंग करते हैं, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे जो होगा ये जो होगा ये एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच जो होता है ये बैक पिच होता है। इसी को बोलते हैं बैक पिच। इसको लिख सकते हैं, एक कॉइल के दो एक्टिव साइड, एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच, एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं बैक पिच। एक कॉइल है, एक कॉइल का जो दो एक्टिव साइड है उसके बीच का जो अंतर होगा उसे हम बोलते हैं बैक पिच। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैक पिच हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। और भी बातें मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। चलो, बैक पिच हो गया। उसके बाद होगा फ्रंट पिच। फ्रंट पिच के बारे में आप यहाँ देखिए। इसी तरह से ये हमारे कुछ स्लॉट्स हैं, आर्मेचर के ऊपर कुछ स्लॉट्स बने रहते हैं, और उसके जस्ट सामने में क्या होती है, इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं, जो कम्यूटेटर के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ से ये जो कॉइल है हमारा इस तरह से, और इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो ये होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, इसको कहते हैं फ्रंट पिच। वाई एफ से इसको डिनोट करते हैं, और इसको वाई बी से डिनोट करते हैं, तो इसका जो डिफिनेशन होगा, एक कॉइल के दूसरी एक्टिव साइड तथा दूसरे कॉइल के
पहली एक्टिव साइड के बीच का अंतर फ्रंट पिच कहलाता है। फ्रंट पिच कहलाता है। एक कॉइल के दूसरी एक्टिव साइड, यानी कि देखिए ये पहला कॉइल है, पहला कॉइल का दूसरी एक्टिव साइड और दूसरे कॉइल का पहली एक्टिव साइड, दोनों के बीच में जो स्लॉट का अंतर है उसे हम कहते हैं फ्रंट पिच। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रिजल्टेंट पिच। आप यहाँ पे रिजल्टेंट पिच के बारे में देखिए। रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट पिच जो होगा, बैक पिच और फ्रंट पिच का अंतर जो होगा वो रिजल्टेंट पिच होगा। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का जो अंतर होगा वो रिजल्टेंट पिच होगा। ये रिजल्टेंट पिच होगा। देखो, ये है बैक पिच और ये है फ्रंट पिच। अगर बैक पिच को फ्रंट पिच में आप माइनस कर देते हो, ये यहाँ से यहाँ, ये है बैक पिच, ये आपको बैक पिच, ये बैक पिच है, और बैक पिच में अगर फ्रंट पिच को माइनस कर दे तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच आपको देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे देखा रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच के बाद होगा कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर पिच को देखो, कम्यूटेटर पिच। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, ये स्लॉट्स हैं, आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, और यहाँ पे ये क्या है, सेगमेंट्स हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लगा करके रखा है। अब यहाँ पे जैसे हमारी इस तरह से जा रही है, इस तरह से जाएगा, तो ये जो हमारा होगा, ये जो कितने सेगमेंट को छोड़ करके दे रहा है। अगर एक सेगमेंट को छोड़ के दे रहा है तो ये सिंप्लेक्स हो जाएगा। कम्यूटेटर पिच यहाँ पे इसको बोलते हैं कम्यूटेटर पिच। कितने घर को छोड़ करके दे रहा है, एक को छोड़ करके देगा तो सिंप्लेक्स, कम्यूटेटर पिच यहाँ पे हो जाएगा। और अगर दो को छोड़ देगा तो डुप्लेक्स, तीन को छोड़ देगा तो ट्रिप्लेक्स, इस तरह से होते हुए चला जाएगा। तो आपको कम्यूटेटर पिच समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लैप वाइंडिंग की कुछ शर्तें हैं, उसको देखते हैं। लैप वाइंडिंग की शर्तें हैं, लैप वाइंडिंग की शर्तें, लैप वाइंडिंग की कुछ शर्तें। शर्तें क्या है लैप वाइंडिंग में? इसमें जो होता है बैक पिच इक्वल टू फ्रंट पिच इक्वल टू पोल पिच। यानी पहली शर्तें हैं लैप वाइंडिंग में कि लैप वाइंडिंग में बैक पिच, फ्रंट पिच और पोल पिच ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है। और दूसरी शर्तें कि बैक पिच और फ्रंट पिच शुड बी ऑड, मतलब ये विषम होनी चाहिए। बैक पिच और फ्रंट पिच विषम होनी चाहिए। शर्त नंबर तीन कि सिंप्लेक्स के लिए यहाँ पे बैक पिच और फ्रंट पिच के बीच का जो अंतर होगा सिंप्लेक्स के लिए 2 होगा, यानी 2
2 इंटू प्लेक्स होता है, तो सिंप्लेक्स के लिए ये 2 होगा। अगर डुप्लेक्स के लिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये डुप्लेक्स के लिए है। ट्रिप्लेक्स के लिए 2 इंटू 3 हो जाएगा ट्रिप्लेक्स। क्वाड्रुप्लेक्स के लिए 2 इंटू 4, यानी कि क्वाड्रुप्लेक्स के लिए ये हो जाएगा। ये जो सिंप्लेक्स में है 2 पैरेलल पाथ होते हैं, और इसमें जो होगा आपका डुप्लेक्स में 2 गुने 2 4 होगा, और इसमें ट्रिप्लेक्स में 6 हो जाएगा, और 2 गुने 4 8 हो जाएगा क्वाड्रुप्लेक्स में। तो ये तीसरी नंबर की शर्तें थी। और चौथे नंबर की शर्तें होती है इसमें जो A इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, यानी लैप वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। आप कह सकते हैं यहाँ पे A इक्वल टू P होगा, यानी कि लैप वाइंडिंग में जितने आपके नंबर ऑफ पोल हैं उतने ही आपके पैरेलल पाथ होगा। यानी अगर आपको निकालना होगा A इक्वल टू, तो आप 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेक्स दे सकते हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेक्स, और यहाँ पे आप दे सकते हैं इस तरह से नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ प्लेक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ प्लेक्स आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ले सकते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ प्लेक्स। ये हो गया। मैं थोड़ा सा इधर का इरेज कर देता हूँ। आप देख लिए होंगे, ये एक कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच का जो एक्टिव साइड है, इसको मैं थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ। चलो, अब नंबर ऑफ ब्रश कितना होगा, इसकी नेक्स्ट शर्त है नंबर ऑफ ब्रश इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। यानी कि इसमें ब्रशों की संख्या लैप वाइंडिंग में उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं। अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 होगा तो ब्रश भी नंबर ऑफ 4 होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर वहाँ से लिखते लिखते आप इधर आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रश हो गया। उसके बाद प्रोग्रेसिव में आप प्रोग्रेसिव में आप प्लस की साइन देते हैं। प्रोग्रेसिव इसको क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव में बैक पिच जो होगा वो Z/P + 1 होगा। आप प्रोग्रेसिव में इस तरह से बैक पिच Z/P + 1 ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट पिच जो इसमें ले सकते हैं प्रोग्रेसिव में, वो बैक पिच यानी बैक पिच -2 इंटू प्लेक्स होगा। फ्रंट पिच आपको फाइंड करने के लिए बैक पिच में 2 इंटू प्लेक्स को माइनस कर दें, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि रिट्रोग्रेसिव में आपको क्या करना पड़ेगा, रिट्रोग्रेसिव में आपको करना पड़ेगा YF इक्वल टू, इसमें फ्रंट पिच Z/P प्लस फ्रंट पिच आपको Z/P + 1 करना होगा, और इसमें
बैक पिच आपको निकालना होगा। बैक पिच वाई बी इक्वल टू वाई एफ माइनस 2 इंटू प्लेक्स। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे ले लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन कि रिजल्टेंट पिच जो होता है, रिजल्टेंट पिच जो मैंने आपको बता रखा था वाई बी माइनस वाई एफ, आप लैप वाइंडिंग में ऐसे कर सकते हैं, लैप वाइंडिंग में ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई बी अगर बड़ा है वाई एफ से तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोग्रेसिव होगा। हमारा क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर वाई एफ बड़ा है वाई बी से तो हमारा क्या होगा, रिट्रोग्रेसिव होगा। अगर वाई एफ हमारा बड़ा है वाई बी से, यानी कि बैक पिच अगर हमारा छोटा है फ्रंट पिच से तो रिट्रोग्रेसिव होगा। नेक्स्ट जो है कम्यूटेटर पिच आप दे सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस 1, जहाँ प्लस प्रोग्रेसिव को दिखाता है और माइनस आपको रिट्रोग्रेसिव को दिखाता है। इस तरह से आपका चला गया। और ये +1 जो है आपका सिंप्लेक्स के लिए है, ये सिंप्लेक्स के लिए है। सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव प्लस, सिंप्लेक्स रिट्रोग्रेसिव माइनस, सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव प्लस, सिंप्लेक्स रिट्रोग्रेसिव माइनस। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड भरती जा रही है। आगे y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे ये डुप्लेक्स के लिए हो गया, प्लस माइनस 3 ये ट्रीप्लेक्स के लिए हो गया, प्लस माइनस 4 ये क्वाडुप्लेक्स के लिए हो गया। इस तरह से आप प्लस आपको बता रखे हैं कि प्लस जो है वो प्रोग्रेसिव के लिए है और माइनस जो है रिट्रोग्रेसिव के लिए है। आपको अगर एवरेज पिच निकालना हो, नेक्स्ट अगर आपको एवरेज पिच निकालना हो तो वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2 ऐसे करके ले सकते हैं। इट मीन्स 2YA इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ, ये भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। और Z बाई पी, नेक्स्ट कंडीशन है Z बाई पी इक्वल टू, आपको ये क्या होना चाहिए, शुड बी ऑड। Z बाई पी शुड बी ऑड, ये ऑड होनी चाहिए। अगर आप लैप वाइंडिंग करने जा रहे हैं, अगर आपका ये पोल पिच निकल रहा है Z बाई पी, आपको हमेशा ऑड ही लेना है। ठीक है। और नेक्स्ट एक कंडीशन है, द नंबर ऑफ पोल, द नंबर ऑफ प्लेक्स should be equal to the width of the brush, यानी कि वो ब्रश के जो जितने साइज़ का ब्रश हो उतने साइड का उसके प्लक्स नंबर ऑफ प्लेक्स होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये था लैप वाइंडिंग की शर्तें। लैप वाइंडिंग की शर्तें आपको समझ में आ गया होगा। लैप वाइंडिंग की शर्तें यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें आपकी बैक पिच, फ्रंट पिच और पोल पिच ये बराबर होती है।
और बैक पिच और फ्रंट पिच ये ऑड होना चाहिए। और वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू 2, यानी 2 इंटू प्लेक्स होना चाहिए। इसमें डुप्लेक्स के लिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4, क्वाड्रुप्लेक्स के लिए इस तरह से होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने वहाँ से यहाँ तक पूरा देखा। उसके बाद मैं आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, ताकि आपको लैप वाइंडिंग की सारी शर्तें आपको पता चल जाएगी।